और दूसरा कौन सा था, सांद्र। इतना तो याद है। स्थूल का मतलब क्या लिखा था हमने, ऐसी कोई भी खाद हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ तो क्या पाए जाए, कार्बनिक पदार्थ तो ज्यादा हो और पोषक तत्व क्या हो, कम, उसे तो क्या कहा था हमने, स्थूल। दूसरा नाम कौन सा था, सांद्र। सांद्र का मतलब क्या था, जिसमें कार्बनिक पदार्थ कम हो पोषक तत्व ज्यादा हो, उसे क्या कर दिया, सांद्र। जैसे मैं कहूं गोबर की खाद, गोबरी खाद सब जानते हो। गोबरी खाद में कौन कौन से घटक होते हैं, गोबर, मूत्र और बिछावन। बिछावन का मतलब क्या होता है, अभी जहां पशु बांध जाते हैं वहां की वो जमीन की जो मिट्टी है उसमें मलमूत्र रहता है, उसे क्या कहते हैं। इन तीनों का जीवाणु अपघटन करते हैं तो क्या बढ़ती है, गोबरी खाद। कितना समय लग जाता है, 5 से 6 महीने। कितनी विधियां पढ़ी थी हमने, 3 विधियां पढ़ी। अब उसके बाद जो अगला नाम आएगा वो कौन सा आएगा, अभी गोबर की खाद के बाद दूसरा अपन खाद पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे, कंपोस्ट। कौन सा पढ़ेंगे, कंपोस्ट। क्या कंपोस्ट भी खाद ही है और गोबर जैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं है। क्या फर्क होता है इसमें, गोबर की खाद खुले में बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, और जीवाणु अपघटन करते हैं, क्यों करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट का अपघटन किससे होता है, जीवाणु द्वारा ही। और कहां किया जाता है, कि एक कंडीशन होती है हवा के साथ, एक होती है हवा के रहित। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होगी जो बंद कमरे में करेंगे या बंद बॉक्स में करेंगे, कुछ को खुले में। दो कंडीशन होगी, एक वायवीय और एक अवायवीय, एक एरोबिक और एक नॉन एरोबिक। क्लियर। बढ़ता किससे ये कंपोस्ट, क्या रसायन से बढ़ता है, नहीं। किससे बनेगा, किससे बनेगा, लिखा हुआ है जीवांश पदार्थ, तो किससे बनेगा, जीवों के अवशेषों। जीवों के अवशेषों का मतलब क्या हो सकता है, कौन कौन से अवशेष हो सकते हैं, क्या ये पादप का अवशेष हो सकता है, गोबर हो सकता है, कूड़ा करकट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पादप और जंतु का जहां जहां रिलेशन है उससे तो क्या कहता है, जीवों के अवशेष। जीवों का अवशेष ही क्या कहलाता है, जीवांश क्या कहलाता है। और इनका अपघटन से खाद बनती है, उसे क्या कहते हैं, जीवांश खाद। तो जीवों के अवशेषों को जीवाणु द्वारा, कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने, वायवीय और अवायवीय अवस्थाओं में अपघटित करवाकर, अपघटित करवाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है, अभी कंपोस्ट कहते हैं। अब समझ गए, बस कोई अंतर नहीं, उसमें दो चीजें अपने ऐड कर दी, एक वायवीय कंडीशन और एक। अब दोनों बढ़ाने के तरीके क्या हो गए, अलग अलग। एक को हम बिल्कुल बंद रखेंगे, एक को क्या रखेंगे, खुला। एक को बंद रखेंगे और एक को, दोनों में से अच्छी खाद किसमें बढ़ेगी, बंद में बढ़नी चाहिए, खुले में बढ़नी चाहिए, बंद में। किसमें बढ़ेगी, बंद में अंधेरा रहेगा, फिक्स तापमान रहेगा, नमी रहेगी, जीवाणु सक्रियता क्या रहेगी, अधिक रहेगी, तो खाद भी जल्दी तैयार होगी, अच्छी तैयार होगी। तो पहले हमने परिभाषा पढ़ी है किसकी, कंपोस्ट की। किसकी पढ़ी है, कंपोस्ट। किसे कहेंगे कंपोस्ट, जीवांश पदार्थों का जीवाणु द्वारा अपघटन करवाना, चाहे वो वायवीय दशा हो चाहे अवायवीय दशा, उससे जो खाद तैयार करती है उसे क्या कर देंगे, कंपोस्ट कर देंगे। क्लियर। अब बात करूंगा मैं कंपोस्ट के प्रकार। कंपोस्ट जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दो प्रकार में, एक पहला और एक दूसरा। पहला प्रकार कौन सा होगा, बताओगे,
पहला प्रकार जो होगा वो कौन सा होगा? ग्रामीण कंपोस्ट। कौन सा होगा? ग्रामीण कंपोस्ट। ग्रामीण को हम क्या कह सकते हैं? फार्म कंपोस्ट। क्या कह सकते हैं? फार्म कंपोस्ट। क्लियर? और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? शहरी कंपोस्ट, अर्बन कंपोस्ट। ठीक है, अब हमें इतना पता होना चाहिए कि बढ़ेगा तो किससे? ये जीवांश पदार्थों में। अब गांव में जीवांश पदार्थ अलग प्रकार के होते हैं, शहरों में। गांव में तो चारा होता है, फसलों के अवशेष होते हैं। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है नहीं। गांव में पशुओं का गोबर होता है, शहर में पशुओं का गोबर नहीं होता। तो व्यवस्थाएं क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो ग्राम या गांव में जो बढ़ाया जाएगा वो किससे बढ़ाया जाएगा? बताओगे किससे बढ़ाया जाएगा? हम गोबर ने लिख के क्या लिख रहे हैं? पशु अवशेषों और फसल अवशेषों, दो ही चीज होती है। एक तो पशुओं के अवशेष और दूसरे फसल के अवशेष को जीवाणु द्वारा अपघटित करवाकर तैयार खाद, वो तो क्या कहलाती है? ग्रामीण कंपोस्ट। गांव में दो ही चीजें होती है, पशुओं का अवशेष होगा और फसल का अवशेष। इसको अपघटन करवाएंगे तो क्या बन जाएगी? ग्रामीण कंपोस्ट। फिर शहरी कंपोस्ट किससे बनेगी भाई? बताओगे? मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने लिख दिया कि शहरी अवशिष्ट पदार्थ, शहर का जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको सड़ाकर गला कर तैयार करेंगे तो उसे क्या कर दोगे? अब शहर में अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? कोई आइडिया है? अपन और बड़े शहर की बात करते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इनमें ये बाहर वाले सिस्टम होता ही नहीं है। सारा का सारा जो प्रोडक्ट डालता है, जो भी खराब चीजें होती है वो सब किसमें जाएगी? नाले में। किसमें जाएगी? मतलब सीवरेज। जानते हो ना, सीवरेज में दो चीजें होती है। कौन कौन सी? एक मानव विष्ठा, मतलब मानव का मलमूत्र, जिससे आप कहोगे नाइट सोइल। क्या कहोगे? गटर वाला वेस्ट। और दूसरा किचन वेस्ट। किचन वेस्ट तो जानते हो ना? किचन वेस्ट जानते हो किसे कहते हैं? साग सब्जी रोटी जो भी बच गया वो लास्ट है उसे क्या कहते हैं? किचन। अवशिष्ट पदार्थ के रूप में गांवों में क्या है? पशु अवशेष और फसल अवशेष। शहरों में क्या है? शहरों में क्या है? किचन का वेस्ट और सीवरेज वेस्ट। तो इन शहरी अवशिष्ट पदार्थ को जीवाणु द्वारा सड़ाकर तैयार की गई खाद क्या कहलाती है? शहरी कंपोस्ट। ये दोनों लाइनें समझ में आ गई होगी कि ग्रामीण कंपोस्ट क्या है और शहरी कंपोस्ट क्या है। अब बता पाओगे आराम से? जो गांव में फसल के अवशेष और पशुओं के अवशेष से सड़ाकर बनाते हैं करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ग्रामीण कंपोस्ट। और शहर में जो सीवरेज वाला कचरा बनाता है वो सब क्या है? शहरी कंपोस्ट। इन दोनों में से न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी किसकी है? मतलब पौधों के लिए अच्छा कौन सा है? कौन सा होगा? शहरी कंपोस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फसलों के उसे ज्यादा काम रहते हैं। फसलों के उसे ज्यादा काम में लेंगे तो सड़ने गलने में टाइम लगेगा और न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? कम। जैसे मान लो मैं एक तो गोबर से बनाना हो, ठीक है, और एक चारे से खाद बनानी हो, तो अच्छी किसकी होगी? गोबर वाली अच्छी होगी। इसमें हम फसल के उसे ज्यादा काम में लेते हैं। फसल के उसे ज्यादा क्यों काम में लेते हैं? एक तो पशु रहेंगे, पशुओं को हम चारा डालेंगे तो पूरा चारा तो खाते नहीं है, वो भी तो वेस्ट होगा। वो भी किस में जाएगा?
इसी में। फिर उसने हमने फसलें काटी, फसलें काटने के बाद जो उसे छोटे छोटे टुकड़े बच गए वो भी हम किस में यूज करते हैं? इसी में यूज करते हैं। उसी तो क्या करते हैं? कंपोस्ट कहा जाता है। तो हमने पहले बात इसकी कंपोस्ट की परिभाषा। कंपोस्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो गांवों में बनता है वो ग्रामीण कंपोस्ट और शहरों में बनता है वो शहरी कंपोस्ट। अगला पढ़ेंगे कंपोस्ट बनाने की विधियां। जैसे हमने गोबरी खाद बनाने की विधियां पढ़ी थी, ऐसे किसकी विधियां पढ़ रहे हैं हम? कंपोस्ट बनाने। कंपोस्ट बनाने की 5 फेमस मेथड है, 5 विधियां हैं। पहली कौन सी है बताओगे? इंदौर विधि। इसका प्रचलन कहां मिलेगा आपको? इंदौर एमपी में। दूसरी कौन सी है? बेंगलोर विधि। इसका प्रचलन आपको कहां मिलेगा? बेंगलोर कर्नाटका में। तीसरी कौन सी है? नाडेप विधि। इसका प्रचलन आपको कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में। चौथी विधि कौन सी है? एडको विधि। इसका प्रचलन कहां मिलेगा आपको? इंग्लैंड में। और 5वीं विधि कौन सी है? मायादास विधि। इसका प्रचलन मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में। और राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है बताओगे? राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? कौन सी विधि उपयुक्त राजस्थान के लिए? सभी राजस्थान में गांवों से निवास करते हो, कभी कंपोस्ट बनाते हुए देखा है? तो बढ़ता ही नहीं तो विधि कहां से आएगी? अपने यहाँ कंपोस्ट बनाते ही नहीं है। या तो गोबरी खाद, गोबरी खाद में तो सीधा कौन सा? वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट बनते हुए देखा होगा, ऐसा नहीं तो सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह पे इन पे देखा होगा। अलग अलग बड़े बड़े फार्म बड़े हुए आजकल वर्मी कंपोस्ट के। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपोस्टिंग की विधियां। कंपोस्ट की कितनी विधियां होती है भाई? 5 विधियां। तो और अलग अलग क्षेत्रों की है, लेकिन 5 फेमस है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है ये। तो पहली विधि कौन सी है? इंदौर विधि। इस विधि का आविष्कार किसने किया भाई? इस विधि का आविष्कार किसने किया? ए होवार्ड और यशक्त डीवार्ड ने। कब किया था? 1924 से लेकर 1930 के बीच में कहीं ना कहीं किया था इसने। 1924 से 1930 के बीच में। और कहां किया था? कहां किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में क्या कहोगे? भारतीय पादप पोषण संस्थान। और कहां पड़ता है ये? एमपी में। कहां पड़ता है? एमपी। तो इसका आविष्कार इंदौर विधि का कहां हुआ था? इंदौर एमपी में। किसने किया था? ए होवार्ड और ये सत्य डीवार्ड। मैंने कहा था कि 2 प्रकार की विधियां होती है, एक वायवीय विधि होती है और एक अवायवीय। एक वायवीय विधि और एक ये विधि कौन सी है बताओगे? कौन सी विधि है?
वायवीय विधि। क्लियर, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं खाद तैयार करना या कंपोस्ट तैयार करना। अब आपको ये तो पता है कि कंपोस्टिंग में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। मैं लिखवाता हूँ बोर्ड में। पहले हम आवश्यकता की बात करते हैं, तो क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी भाई? क्या अपने को इसमें पानी की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। मिट्टी की आवश्यकता होगी, गोबर की आवश्यकता होगी, फसल अवशेष की आवश्यकता होगी। ऐसा कोई भी चीज जो जंतुओं से पादपों से बनती हो, जंतुओं से और पादपों से, जो अपने अब किसी काम की नहीं रही, उन सब को लेके हम एक गड्ढे में डालते हैं और परत के हिसाब से उसको भर देते हैं गड्ढे को, और एक समय गड्ढे को बंद कर देते हैं। उसके बाद कितने समय में बताओगे, कितने समय में खाद तैयार होगा? हमने गोबरी खाद का समय कितना लिखा था? 5 से 6। इसका समय क्या लिखेंगे? 3 से 4 माह। और जब आगे वर्मी कंपोस्ट पढ़ोगे तब समय क्या लिखोगे? क्लियर। वर्मी कंपोस्ट कितने समय में तैयार हो जाता है? 2 महीने में। गोबर की खाद 5 से 6 महीने में, और कंपोस्ट 3 से 4 महीने में तैयार होता है। इतना क्लियर। कंपोस्ट तैयार करने को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? कंपोस्ट तैयार होने का समय 3 से 4 महीने, और तैयार करने को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। जो गड्ढा खोदते हैं उसे कहते हैं कंपोस्ट पिट। क्या कहते हैं? कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट के लिए गड्ढा। मैं लिख देता हूं गड्ढे का आकार। गड्ढे का आकार कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 मीटर या 10 इंटू 6 इंटू 3 फीट। गड्ढा जब भी खोदोगे कम से कम कितना गहरा होना चाहिए, और अधिक से अधिक 1 मीटर। गड्ढा जब भी खोदे 1 मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए। अगर हम जमीन से ऊपर बढ़ा रहे हैं, जमीन से क्या कर रहे हैं? ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो चाहे 10 फीट बढ़ा लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जमीन के अंदर बढ़ाएंगे तब 1 मीटर से गहरा नहीं, मतलब 3 फीट से गहरा नहीं होना चाहिए। 3 फीट से ज्यादा गहरा होगा तो क्या समस्या आएगी? जीवाणुओं की सक्रियता क्या हो जाती है? कम। और जीवाणु सक्रिय कम हो जाएंगे तो अपघटन भी क्या हो जाएगा? कम। स्वाभाविक सी बात है, अपघटन भी क्या हो जाएगा? कम। और अपघटन कम होगा तो फिर खाद अच्छी तैयार नहीं होगी। तो पहली विधि कौन सी है? इंदौर विधि। आविष्कार कहां हुआ? इंदौर एमपी। इंस्टीट्यूट कौन सा है? भारतीय पादप पोषण संस्थान। और आविष्कार किसने किया? एहोवार्ड या शक्त दीवार्ड। किसकी चीजों की आवश्यकता होती है? जल, मिट्टी, गोबर और फसल की। जितना भी वेस्ट बचता है, कुछ भी बचता हो, बस सड़ने गिरने लायक होना चाहिए। कोई लोहे के टुकड़े नहीं हो, कोई प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए। विधि कौन सी है? वायवीय, मतलब हवा आती जाती रहेगी। और गड्ढे का आकार कितना रहेगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 मीटर। गड्ढा खोद लिया। गड्ढे खोदने के बाद की प्रोसेस क्या है? गड्ढे को भरना। गड्ढे को कभी भी एक साथ नहीं भरा जाता। गड्ढे को एक साथ नहीं भरा जाता। गड्ढे को किसमें भरा जाएगा? अभी किसके रूप में भरा जाता है? और गड्ढा भरने में समय कितना लगता है?
एक माह में पूर्ण रूप से गड्ढा भर देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम 3 महीने तक लेके उसको बैठे रहेंगे, और 3 महीने तक लेके बैठे रहेंगे तो फिर वो पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय कितना है, 3 से 4 महीने। तो गड्ढा भरने में पड़ा मैक्सिमम टाइम कितना लगाना है, ये तो होना तो 15 दिन का चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितना, 1 महीने तक हम क्या करते हैं गड्ढे को, और किसके रूप में भरेंगे, परतों के रूप में। एक बार बताता हूं मैं गड्ढा कैसे भरता है, बाद को अपने साथ देखते रहना। ये क्या है, गड्ढा है, चाहे वो पक्का हो चाहे कच्चा हो, जमीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कच्चा रखोगे तो भी वही बात है, पक्का रखोगे तो भी वही बात है। पक्का इसलिए रखा जाता है कि पोस्ट तो नीचे नहीं जाएंगे कहां। अब हम इसको किस में बढ़ते हैं, परतों के रूप में। किसके रूप में बढ़ते हैं, परतों में। और मैक्सिमम परतों की संख्या बता दूंगा आपको, अगर थोड़ी थोड़ी डालेंगे कितनी परतें बढ़ जाएगी, 11-12 के आसपास परतें बढ़ती है, नॉर्मल परतें तक। और एक परत जो होती है वो कितनी होती है, 2 से लेकर 3 इंच की। कितनी होती है, 2 से लेकर। सबसे पहले जब हम डालेंगे, पहले तो हम क्या कराते हैं, पहले यहां लेता हूं गोबर के घोल का छिड़काव। सबसे पहले क्या करते हैं, गोबर को पानी में घोलेंगे और इस पूरे बॉक्स के चारों तरफ छिड़क देंगे। पहले तो क्या करेंगे, गोबर को घोल के चारों तरफ छिड़कते हैं। फिर जो पहली परत बनाएंगे, इसमें क्या डालेंगे, फसल के अवशेष। उसके बाद दूसरी परत में क्या डालेंगे, मिट्टी। और तीसरे में डालेंगे क्या, गोबर का। अब अपन उधर पीछे लिख रहे थे कि अपने को किसकी आवश्यकता होती है, गोबर की, और यहां हम क्या लिखने लगे, गोबर का घोल। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अब इतना ध्यान रखना कि जब अपने पास गोबर ही खूब सारा होता है तो कंपोस्ट पड़ने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही कौन सी खाद बन जाती है, गोबरी खाद। जब गोबर की व्यवस्था ही कम होती है, फसल के उसे ज्यादा होते हैं, तब जाके किसकी आवश्यकता होती है, कंपोस्ट की। जब अपने पास गोबर ही खूब सारा होगा तो कंपोस्ट बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंपोस्ट तभी बनाया जाता है जब गोबर कम हो और फसल के अवशेष क्या हो, ज्यादा हो। और पानी डाल के ऐसा होता है कि जीवाणु की सक्रियता बनी रहे, क्योंकि अकेले जो फसल का अवशेष है उसको जीवाणु अपीड़ित कम करते हैं। अगर ये गोबर के साथ मिट्टी के साथ चिपका रहेगा तो जीवाणु को जल्दी तोड़ पाएंगे, जल्दी तोड़ेंगे तो खाद भी जल्दी बढ़ेगी। अब इतना ध्यान रखना, इसी हिसाब से परतें बनते जाएंगे। 3 परतें, 3-4 बारी पढ़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 11-12 परतें हो जाएगी, वो गड्ढा पूरा भर जाएगा। अब जब भी गड्ढा, तुम लिख तो अपने हिसाब से लोगे, भाई गड्ढा बार बार जाता है, समझने की बात थी। गड्ढा जब भी पड़ते हैं तो कितने फीट, 1.5 फीट एक्स्ट्रा पड़ते हैं। कितना एक्स्ट्रा भरेंगे, 1.5। ऐसा क्यों, कारण यह है कि अगर गोबर ही गोबर होता तो अपविट होने के बाद जगह नहीं, स्पेस खाली नहीं करता, वो वहीं रहना था, नीचे दबता ही नहीं। अब इसमें फसलों के अवशेष हैं, टुकड़े हैं, फसलों के अवशेष पहले जगह ज्यादा रखते हैं, और जैसे डिकम्पोज होंगे जगह कम हो जाएगी। जगह कम हो जाए तो गड्ढा नीचे बैठेगा। गड्ढा कहां बैठेगा, नीचे बैठेगा, तो ये ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब ये पूरा अपकिट हो जाएगा, मतलब हमें बढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 महीने में आधा दब जाएगा ये, और आधा अपन थोड़ा सा 1.5 के ऊपर रख देंगे, नीचे जाएगा वापिस दब जाएगा। और नीचे बढ़ने के बाद अगर ये बंद विधि है तब तो हम इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। और बंद नहीं है तो हम किससे रखेंगे इसको, खुला। ये हमने विधि कौन सी पढ़ी है, वायवीय विधि। तो हम इसको बंद नहीं करेंगे। क्लियर।
गड्ढा जब पूर्ण बन जाता है, पूरा बढ़ने के बाद भी कितने ऊपर तक रखा जाता है? 1.5। अब 2 फीट रख लेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1.25 फीट रख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो एक लिखने का तरीका होता है, एक एवरेज वैल्यू कितने ऊपर रखना चाहिए, इतना। मान लो फसल के उसे समय ज्यादा मिला दे तो नीचे ज्यादा बैठेगा, ज्यादा बैठेगा तो ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। अपने पास गोबर की व्यवस्था अच्छी खासी है तो दबेगा कम। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं एक लाइन लिख रहा हूं, वो वायु विधि कर दूं मैं, या कर दूं इंदौर। इस विधि में कंपोस्ट को 15 दिन के अंतराल पर पलटा जाता है। ये क्या कहानी हो गई पलटने वाली? खुले वाला मेथड है, ये जो है एक सिस्टम में सेट हो जाता है, अरेंजमेंट होता है, फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा, जीवाणु अपघटन नहीं करा पाएंगे। तो क्या इसको खोद के आगे पीछे कर देते हैं, इसको मिट्टी को पलटते हैं, तो इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, थोड़ा बहुत हिला देते हैं कि वायु संचार बढ़े, और वायु संचार बढ़ने के बाद जीवाणु वापस क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए। तो इसे क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग को पलटना। कितने दिन के अंतराल पर पलटते हैं? 15 दिन के अंतराल पर। 15 दिन के अंतराल पर सिर्फ 3 ही बार पलटा जाता है। कितने बार पलटा जाता है? 3। एक 15 दिन, दूसरा 1 महीने, और तीसरा 1 महीने 15 दिन। उसके बाद इसको ढक देता है। तो ये मेथड तो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया? इंदौर विधि। इंदौर नहीं कहते तो कौन सी विधि कहते हैं? वायु विधि। कंपोस्ट तैयार होने में समय कितना लिखोगे? 3 से 4 महीने। विधि कौन सी है ये तो आप जानते ही हो, वायु भी है या अवायवीय भी है? वायु विधि। क्या क्या उपयोग किया था ये अपने को पता ही है। समय कितना लग गया, और खाद तैयार होने में कितना समय लग जाएगा, क्लियर। इसके बाद दूसरा नाम जो आएगा वो कौन सा आएगा? कौन सी है? बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि जो है वो कौन सी है? अवायवीय। अवायवीय विधि का मतलब क्या है? बार बार पलटने की आवश्यकता नहीं, एक बार बढ़ा दिया, बात खत्म। बार बार पलटने की आवश्यकता नहीं होती। पलटेंगे तब तो वायवीय विधि हो जाएगी, नहीं पलट रहे तो अवायवीय विधि। खाद नहीं लिखे, मैं कंपोस्ट लिख देता हूं। कंपोस्ट बनाने की सर्वोत्तम विधि। हमने 5 विधियां पढ़ी है, उस 5 विधियों में सबसे अच्छी विधि कौन सी है? बेंगलोर विधि। कौन सी विधि अच्छी है? बेंगलोर विधि। इस विधि का आविष्कार किसने किया भाई? किसने किया है? आविष्कार किसने किया? CN आचार्य। और कहां किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान। और कहां पड़ता है ये? बेंगलोर, कर्नाटक। लिख दिया जाए। और कहां किया आविष्कार? बेंगलोर, कर्नाटक। इतना क्लियर हो गया। अब हमें इतना पता है कि बार बार पलटना नहीं पड़ता। गड्ढे को बढ़ना किसके रूप में बढ़ते हैं? परतों के रूप में। पहली परत बताओगे? पहली परत कौन से रखते हैं? फसल अवशेष। पहली परत। दूसरी परत मिट्टी।
तीसरी परत गोबर का घोल। तीसरी परत। जब तक गड्ढा नहीं बनता तब तक परतों को रिपीट करते रहते हैं। एक परत की मोटाई कितनी रख लोगे? कितने रखोगे? 2 से 3 इंच मोटी। मुख्यतः कहां भी क्या लेता है? फसल अवशेष, तब भी लिखते हैं फसल अवशेष की मोटाई 2 से लेकर 3 इंच इतना डालेंगे। फिर हल्की सी मिट्टी डालोगे, फिर गोबर डाल दोगे पानी में उड़ा हुआ, फिर फसल डालोगे, फिर मिट्टी, फिर गोबर। मिट्टी क्यों डालते हैं? पानी रुक सके। मिट्टी क्यों डालते हैं? पानी रुक सके। मिट्टी नहीं डालेंगे पानी कहां चला जाएगा? नीचे रुकेगा ही नहीं, इसलिए मिट्टी डाल जाती है छोटी सी परत 1 इंच। गड्ढा भरने तक परतों को दोहराया जाता है। दोहराया जाता है का मतलब हम बार बार परतें बढ़ते जाते हैं और लास्ट में कहां तक बढ़ते हैं? 1.5 फीट ऊंचाई तक गड्ढा भरते हैं। और गड्ढा भरने के बाद क्या करोगे अभी? गड्ढा पूर्ण रूप से मिट्टी और गोबर का लेप लगाकर बंद कर देते हैं। बंद करेंगे तभी विधि कौन सी होगी? कौन सी विधि होगी? कहवाई की। कितना समय लगेगा खाद को तैयार होने में? बताओगे? कंपोस्टिंग में समय कितना लगेगा? वही 3 से 4 महीने। और खाद की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। कौन सी विधि है? बेंगलोर विधि। बेंगलोर विधि के बाद तीसरी विधि कौन सी है? अभी आपको तो पता ही होगा कौन सी है? नाडेप विधि। कौन सी है? नाडेप विधि। कहां की प्रश्न में है ये? नारायण देवराव पंडित, जिसे किसके नाम से जानते हैं? नाडेप काका। ये काका मौसा बुआ ये तो पूरा याद रहता है। और मैं ये कहता है कि हचिसन और रिचर्डसन तो याद नहीं रहता। जैसे ए ओ वार्ड ये सब डी वार्ड याद नहीं, लेकिन क्या याद रहेगा? नाडेप काका। क्या है ये? महाराष्ट्र का किसान है जिसने क्या बनाया? एक नाडेप टैंक बनाया। इसने अपना नाम दिया खुद का सब में। एक क्या बनाया इसने? बॉक्स बनाया जिसे क्या नाम दिया इसने? नाडेप टैंक। जमीन के अंदर गड्ढा नहीं बनाया इसने, इसने जमीन से बाहर बनाया। कितने फीट का? 6 फीट। अब जमीन के बाद 6 बढ़ाओ चाहे 8 बढ़ाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आकार लिख देता हूं मैं। अब देखो आकार की कहानी यह है कि इसने तो जो बनाया था वो तुमने लिख दिया। अब हम अपनी सुविधा से बड़ा छोटा बढ़ा सकते, कोई समस्या नहीं आती। ये तो समस्या ये कि अपने पास मटेरियल कितना है। जितना मटेरियल होगा उसी के हिसाब से हम गड्ढे की साइज भी डिसाइड कर लेंगे। तो लगभग जो गड्ढे की साइज होती है वो कितनी होती है? तो 15 इंटू 8 इंटू 6 फीट क्यूब लिख देता हूं। कितना लिखा है? 15 इंटू 8 इंटू 6 फीट। साइज के मटेरियल के हिसाब से बड़ा और घटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। ये जो टैंक है नाडेप टैंक जमीन के ऊपर ईंटों से निर्मित। पक्की वाली ईंटें लगाते हैं और गोबर के साथ चिपकाते हैं। गोबर और मिट्टी के, सीमेंट के साथ नहीं, गोबर और मिट्टी के साथ ईंटों की दीवार बनाते हैं। मैं दीवार की मोटाई बता रहा हूं।
दीवार की मोटाई कितनी है? 9 इंच। 9 इंच का मतलब 2 ईंटें। 9 इंच का मतलब कितना होता है? 2 ईंटों का रखा था, उसे क्या कर दिया हमने? 9 इंच। 9 इंच चौड़ी क्या रखते हैं? दीवार। और दीवार की स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको, ऐसे रखी जाती है ब्रिक्स। इस हिसाब से मतलब हर ईंट के बाद थोड़ा सा क्या रखेंगे जी। ये जो गेप है ये खाली स्थान है, किसके लिए? किसके लिए? वायु के लिए। अंदर से तो बंद कर देंगे, लेकिन खुला स्थान रहेगा तो हवा आती जाती रहेगी। अब मैं लिख रहा हूं टैंक को भरना। भरना तुम जानते ही हो, टैंक भरना कितने माह में कंप्लीट? 1 माह में पूर्ण। पहले क्या करेंगे भाई? गोबर के घोल का स्प्रे। पूरा टैंक है, उसके अंदर क्या करेंगे? गोबर को पानी में मिलाकर उस पर छींटे मारेंगे, चारों तरफ से लेप कर देंगे। उसके बाद क्या करोगे? पहली परत किसकी बनाई जाती है? फसल अवशेष। दूसरी परत मिट्टी। तीसरी परत गोबर का घोल। बस ये जब तक बढ़ते रहते हैं तब तक कंप्लीट नहीं होता। 1 महीने में पूरा करेंगे, ऊपर से ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन का मतलब मिट्टी और, अब इसमें जब किताब पढ़ोगे तो वजन भी लिखा होगा कि 300 से 400 ग्राम मिट्टी और गोबर से तो पूरे को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद 3 से 4 महीने में खाद तैयार हो जाएगी, और उस तैयार खाद को क्या कर दोगे? कंपोस्ट। विधि कौन सी रहेगी? नाडेप की। नाडेप टैंक कहां बनाया जाता है? जमीन से ऊपर। इंदौर और बंगलोर विधि में गड्ढा बनाया जाता है जमीन के अंदर। जब भी जमीन के अंदर गड्ढा बनाएंगे तो मैक्सिमम गहराई कितनी होगी? 1 मीटर। 1 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होगा। दो नाम और लिख लेता हूं। चौथी विधि कौन सी है? एडको विधि। कौन सी है? एडको विधि। इस विधि का आविष्कार किसने किया था भाई? अपने में से कोई? नहीं? हर्चिसन और रिचर्डसन ने। किसने किया था? हर्चिसन और रिचर्डसन। कहां पर? इंग्लैंड में। कहां पर किया था? इंग्लैंड में। प्रोसेस सारी वही है, इसमें एक अतिरिक्त चीज उपयोग की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? एडको पाउडर। एडको विधि नाम ही क्यों पड़ा? किसका उपयोग किया जाता है? एडको पाउडर। ऐसा क्यों? हमने तो ये कहा था कि रसायनों का प्रयोग नहीं करते, फिर ये पाउडर क्यों? ये पाउडर रसायन नहीं है। क्या होता है ये? उत्प्रेरक का कार्य। उत्प्रेरक जानते हो क्या कहते हैं? किसे कहोगे? जीवाणु की सक्रियता बढ़ाने के लिए। इनका जीवाणु अपघटन कौन करेगा? जीवाणु करेंगे। और ये पाउडर डालने के बाद जीवाणु काम करना बढ़ जाता है। चाय उनके लिए, चाय पियेंगे एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो काम करना बढ़ जाएगा। जैसे ये पाउडर खाएंगे जीवाणु की सक्रियता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब देखो सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवाणु की सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विधि में फसल अवशेष अधिक और ठोस होते हैं। ठोस का मतलब हम कई बार लकड़ी का काम में ले लेते हैं, तो लकड़ी तो जीवाणु कई समय में खा पाएगा। अगर वो उत्प्रेरक डाल देंगे तो जल्दी से खा पाएगा। तो फसलों के अवशेष ज्यादा किसमें काम लेते हैं?
या छोटी मोटी लकड़ियां किसमें, ऐसा भी नहीं है कि बड़ी लकड़ी हो तो ईंधन का उपयोग कर लेंगे, लेकिन जिसको जला नहीं सकते वो लकड़ी किसमें काम आते हैं, एड कूलिंग के लिए। और पांचवी विधि बताओगे कौन सी है क्या नाम याद नहीं? मायादार सुविधा। आविष्कार किसने किया? मायादास ने। कहां पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कंपोस्ट बनाने कितनी विधियां पढ़ी हमने? कोई अंतर पांचों में? लगभग सेम है। इसमें फसलों के अवशेष ज्यादा होते हैं तो हमने किसका प्रयोग कर लिया? एड को। रसायन नहीं, किसका काम करता है ये? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? तो जीवाणु की सक्रियता को बढ़ा दे। जीवाणु जितने सक्रिय रहेंगे उतने लकड़ी को जल्दी से तोड़ पाएंगे, और तोड़ेंगे तो खाद जल्दी बढ़ जाएगी। लिखना स्टार्ट किया जाए।